मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो हमने महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करनी है वह है कि केंद्र से वृत्त की जीवा पर लंब का क्या मतलब होता है और फिर केंद्र से खींचे गए लंबों की क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींचते हैं। यह कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O। कोई भी जीवा खींच लेते हैं वृत्त की। यह एक वृत्त की जीवा है। वृत्त की जीवा का नाम रख दिया AB। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब कहने का मतलब क्या होगा कि जीवा को हम केंद्र से मिलाएंगे इस प्रकार से। जीवा को हम कितने बिंदुओं से केंद्र पर मिला सकते हैं? बहुत सारे बिंदुओं से मिला सकते हैं। ये जीवा को मैंने मिला दिया, जीवा को मैंने मिला दिया। लेकिन जिस रेखाखंड ने केंद्र को जीवा से मिलाया है उस रेखाखंड ने जीवा के साथ कितने अंश का कोण बनाया, ये देखने वाली बात है। तो धीरे धीरे जब आप इसको कम करेंगे, जैसे यहाँ पर एक कोण बड़ा है, इसको आप छोटा करते रहेंगे तो यहाँ से एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप 90 अंश का कोण प्राप्त करेंगे। फिर आप इधर को कोण छोटा होता रहेगा। अगर आप इस कोण की बात करते हैं तो आप कहेंगे धीरे धीरे कोण को बढ़ाएंगे तो एक स्थिति आएगी कि 90 अंश का कोण मिलेगा। फिर इधर को जाएंगे तो कोण छोटा होता रहेगा। तो केंद्र से जीवा पर खींचा गया रेखाखंड यदि जीवा के साथ 90 अंश का कोण बना देगा तब हम इस रेखाखंड को OP को जीवा AB पर लंब कहेंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोण OPA और कोण OPB दोनों बराबर कितने अंश के होने चाहिए? 90 अंश। क्योंकि एक कोण ये 90 अंश हो गया तो यह कोण तो खुद रैखिक युग्म के हिसाब से 90 अंश हो गया, क्योंकि AB जो जीवा है वह एक सीधी रेखा का भाग है। तो केंद्र से जीवा पर लंब का मतलब हुआ वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया एक ऐसा रेखाखंड जो जीवा के साथ एक समकोण बनाएगा, वह जीवा पर लंब कहलाएगा। अब सिद्ध करना है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब आप समझते हैं, समान दो भागों में बांटता है। तो किसी भी वृत्त में अगर आप केंद्र से जीवा पर लंब खींचेंगे तो हमेशा वह लंब जीवा को बराबर दो भागों में बांट दे। इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। फिर से एक वृत्त का चित्र बनाते हुए एक जीवा खींची, उस जीवा का नाम हमने रख दिया AB और केंद्र है O। अब दिया है कि हमने O से जीवा पर ये जो रेखाखंड खींचा यह लंब है, माना इसका नाम है C। तो अर्थात यह कोण 90 अंश का है और यह कोण भी 90 अंश का, ऐसा हमें दिया है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि C जो है जीवा AB का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि लंब ने जीवा को कहाँ पर प्रतिच्छेद किया है? C पर, और जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर जीवा समद्विभाजित हो जाएगी, यानी वहाँ पर जीवा के बराबर दो भाग हो जाएंगे, AC और BC बराबर हो जाएंगे। ऐसा हमने सिद्ध करना। तो किस प्रकार करेंगे आप थोड़ा सा सोचिए, तब तक मैं नोट कर रहा हूँ हमें क्या दिया है। हमें दिया है OC लंब AB। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें AC बराबर BC। क्या हम रचना करेंगे? तो देखिए मैंने लिखा रचना, इसका मतलब कुछ रचना करनी पड़ेगी और फिर उपपत्ति। हम O और A को मिला देते हैं। तो OA वृत्त का
कौन सा भाग है? वृत्त के बहुत सारे भाग आपने पढ़े हैं, केंद्र, व्यास, बहिर्भाग, अभ्यंतर, त्रिज्या, जीवा। तो आप देखिए ओ ए और ओ बी जो मैं मिला रहा हूँ, यह वृत्त के लिए क्या बन रहा है? तो ओ से लेकर ए तक, अर्थात केंद्र से वृत्त के बिंदु तक की दूरी त्रिज्या और ओ बी भी त्रिज्या। तो हमने रचना में क्या लिखना है? त्रिज्याएं ओ ए, दो त्रिज्याएं हमने खींची तो लिखेंगे त्रिज्याएं ओ ए और ओ बी खींची। दो हमने त्रिज्याएं खींची, एक ओ ए और एक ओ बी। तो अब किस आधार पर हम AC बराबर BC सिद्ध करेंगे? देखिए AC त्रिभुज AOC का एक भाग है, BC त्रिभुज BOC का एक भाग है। कौन सा भाग है? कोण की भुजा। तो जब दो त्रिभुजों की हमें भुजाएं या कोण सिद्ध करने हैं बराबर हों, तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो संगत भाग हमें बराबर मिल सकते हैं। तो हम त्रिभुज AOC एवं त्रिभुज BOC में हमारे पास क्या जानकारी है उसको नोट कर लेते हैं। क्या क्या जानकारी है? AOC में देखो हमारे पास AO बराबर BOC के BO के बराबर ये जानकारी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होंगी। उसके बाद CO बराबर CO है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह भुजा CO दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में शामिल है। ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा होगी। और उसके बाद कोण AOC बराबर कोण BOC बराबर 90 अंश, ऐसा दिया है। अब देखो मैंने बराबर 90 अंश भी लिखा है, तो यहाँ से सोचने की कोशिश कीजिए कि सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू हो रहा है। दो भुजाएं और एक कोण है, लेकिन कोण बीच का नहीं है। बीच का होता तो ऐसे S लागू हो जाता, लेकिन कोण 90 अंश है। तो देखिए 90 अंश के सामने की भुजा 90 अंश के सामने की भुजा बराबर है। तो ये हो गया R, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ये हो गया कर्ण, दोनों त्रिभुजों के लिए देखो, और ये कोई भुजा। तो RHS सर्वांग क्षमता प्रतिबंध लागू हो गया। तो त्रिभुज AOC सर्वांगसम है। कोण C के लिए C लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? BOC। कौन सी सर्वांग क्षमता प्रतिबंध से? RHS सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। RHS सर्वांग क्षमता कसौटी या प्रतिबंध से हमने इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया। अब क्या AC बराबर BC इसके संगत भाग मिल पा रहे हैं? देखो AC BC, तो हम कह सकते हैं AC बराबर BC बाई करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसलिए हम इस त्रिभुज का भुजा AC इस त्रिभुज की भुजा BC के संगत है, तो बराबर होंगी। और इससे हमें क्या सिद्ध हो जाता है? हमें यह मिल जाता है कि जो बिंदु C है वह AB को समद्विभाजित कर रहा है, और बिंदु C कौन है? लंब OC का, जीवा पर खींचे गए लंब OC का बिंदु है जो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इम्प्लाइज दैट OC जीवा AB को समद्विभाजित करता है। तो यह आपका भाग सिद्ध हो गया जो आपको सिद्ध करना था। तो वृत्त से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे जहां पर आपको सर्वांग क्षमता का प्रयोग करना होगा। तो इसलिए सर्वांग क्षमता के 4 प्रतिबंध आप अच्छी तरह, अगर आप भूल गए हैं तो फिर से उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आप इन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं।